हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो आज हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट 4 का चैप्टर है, यानी कि ये टॉपिक मियोसिस। अभी हमने माइटोसिस डिस्कस कर लिया है इसके पहले वाले वीडियो में सेल डिवीजन के। अब इस सेल डिवीजन में हम मियोसिस यानी कि 4 हैप्लॉइड जो हमारे सेल्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मियोसिस सबसे पहले क्या होता है कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का बन जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का बनना इज नोन एज मियोसिस। और इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो 4 सेल्स बनती हैं वो सारी की सारी कैसी बनती हैं, हैप्लॉइड। जो कि हम क्या देख रहे थे, माइटोसिस के केस में 2n स्टेज पे बन रही थी, यानी कि जो अगर स्टार्टिंग में डिप्लॉयड है तो लास्ट में भी डिप्लॉयड रह रही थी। बट यहाँ पे डिप्लॉयड से ये पहले क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं या हैप्लॉयड होती हैं, और फिर हैप्लॉयड से हैप्लॉयड होती हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है फर्स्ट सेल से 2 डॉटर सेल का बनना, तो इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। और जब ये 2 सेल से फिर 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, इसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। अब जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें क्या हो रहा है, ये डिप्लॉयड स्टेज से हैप्लॉयड बन जा रही है। यानी कि पहले 2n थे, क्रोमोसोम नंबर 46 थे, उससे कितने हो जा रहे हैं, 23। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट स्टेज के नाम से इस डिवीजन का नाम रिडक्शन डिवीजन पड़ता है। द रिडक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई दिस डिवीजन इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब कि नंबर घट रहा है क्रोमोसोम्स का। देन यहाँ पे जो हाफ 23 नंबर्स हैं वो चारे 4 जो हमारे बन रहे हैं सेल्स, उन सब में 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 23 इन ईच सेल। दैट इज व्हाई दिस मियोसिस सेकेंड फेज इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन में क्या हो रहा है, इक्वेशनल है यानी इक्वल है, 23 है तो 23 है। अब क्योंकि फर्स्ट फेज में रिडक्शन हो रहा है, जो कि हम माइटोसिस के केस में नहीं देख रहे थे, इसीलिए मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन और माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो चलिए आपका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इनकी प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे और इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ मियोसिस की एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस क्या है, तो मियोसिस से एक सेल से 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल का बनना इज नोन एज मियोसिस। ये जो टर्म है, ये जो मियोसिस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि डिवीजन होना, रिडक्शन होना इन नंबर। ये जो टर्म है मियोसिस, वो कॉइन किया गया था अलग साइंटिस्ट द्वारा, और ये जो मियोसिस प्रोसेस है वो ढूंढी गई थी दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे जो मियोसिस को ढूंढा था वो ढूंढा था हर्टविग ने, ऑस्कर हर्टविग। इन्होंने सी अर्चिन इज एन इकाइनोडर्मेटा है जिसके अंदर आती है आपकी स्टारफिश, और सी अर्चिन, तो सी अर्चिन के एग के अंदर मियोसिस की प्रोसेस इन्होंने ढूंढी थी। अब ये जो मियोसिस की प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर जर्मिनल सेल्स में ही होती हैं। जर्मिनल सेल्स मतलब क्या होता है, गैमेटिक सेल्स, यानी कि स्पर्म और ओवा, इसी के अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। फिर ये जो मियोसिस की प्रोसेस है ऑस्कर हर्टविग ने खोजी, बट ही कैन नॉट डिफाइन इट। पहली बार जब इन्होंने देखा तो वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए, बट इन्होंने बताया कि हाँ ऐसे हो रहा था कि डिवीजन हो रहा था और लास्ट में 4 सेल्स बन रही थी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में आया। तो इसके बाद एडवर्ड बेनेडिन ने एस्कैरिस के वॉर्म पे, उसके बच्चे में, उसके एग में उन्होंने डिवीजन देखा मियोसिस का, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मियोसिस में क्या हो रहा है, इसके एग में डिवीजन कैसा हो रहा है, हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं, यानी कि n नंबर 2n से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रही है। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। देन हमारे 2 साइंटिस्ट आते हैं, जेबी फार्मर और ई मूरे। ई मूरे का नाम आपको सुनने को मिलता है यहाँ पे। तो ई मूरे जो है, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था मियोसिस। मतलब मियोसिस जो वर्ड है, जो इस टर्म को नाम दिया गया था, वो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे, मतलब इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था, यानी फार्मर और मूरे ने दिया था। देन ये मियोसिस की हमारी डेफिनेशन हो गई, जो कि हमने समझ लिया है। और इसके बाद ये इसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। मियोसिस में 2 प्रोसेस होती है, एक होती है मियोसिस फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और एक होती है मियोसिस सेकेंड जिसे बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन। जैसे कि इक्वेशन में मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि कैसे, हाउ इट वर्क्स।
तो ये ऐसे काम भी करती है कि पहले डिवीजन मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, और ये जो सेकंड फेज है वहाँ पे इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जैसे माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कर रहे थे तो मतलब इक्वल नंबर ऑफ गैमेट ट्रांसफर हो रही थी, 2n से 2n ही रह जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रही है, n से n ही रह जा रही है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेल्स में आफ्टर डिवीजन। तो दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में सबसे ज्यादा टाइम मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में लगती है। ज्यादातर टाइम ये लॉन्गेस्ट फेज है। आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट फेज क्या है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट का भी कौन, प्रोफेज फर्स्ट है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। देन आती है हमारी मेटाफेज, यानी सेंटर पे आए, ये अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे। देन हमारा क्या होता है, एनाफेज, यानी कि अलग अलग चली जाती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रही हैं और यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगी। ये एक एक करके पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं। देन यहाँ पे क्या होता है कि टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं एक सेल के अंदर। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल ही अलग हो जाती है। अब ये न्यूक्लियस अलग हुआ था, अब ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगी, 2 अलग अलग सेल तैयार हो जाएगी आपकी। तो इसमें पहला फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। ये जो चारों फेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, PM एट वर्क, यानी कि प्रधानमंत्री काम पे लगे हैं। क्या काम पे लगे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं। दोनों की प्रोसेसेस के नाम सेम है, तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पी मतलब क्या, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन ए से मतलब PM एट, ए से क्या हो गया, एनाफेज, और टी मतलब टीलोफेज। तो PM एट वर्क, और फिर क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा चारों फेज आते हैं कैरियोकाइनेसिस में। मतलब कि कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के अंदर काम हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर काम हो रहा है। अभी सेल जो है वो एक ही है। फिर जब होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल के अंदर डिवीजन। तो यहाँ पे सेल में डिवीजन हो रहा है, दैट इज व्हाई द लास्ट फेज इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन। देन हमारा आता है मियोसिस सेकंड। देखिए, इसके पहले इंटरफेज से स्टार्ट होता है, लेकिन मियोसिस सेकंड में इंटरफेज के बाद, इंटरफेज नहीं होता है इसके पहले, इसके यहाँ इस फेज के बाद डायरेक्ट मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले इंटरफेज नहीं होता है, मियोसिस फर्स्ट के पहले इंटरफेज होता है, यानी कि यहाँ पे DNA की सिंथेसिस नहीं होती है, यहाँ पे होती है। देन यहाँ पे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, मतलब PM एट वर्क, याद क्या था ये, क्या, P से प्रोफेज सेकंड, M से मेटाफेज सेकंड, A से एनाफेज सेकंड एंड T से टीलोफेज सेकंड। इसके बाद होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस। ये चारों प्रोसेस जो थी वो किस में आ रही थी, ये आ रही थी हमारी कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म अलग हो जा रहे हैं, 2 सेल बना ले रहे हैं। अब एक एक करके सारी प्रोसेस को हम समझते हैं डिटेल में। पहले पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट क्या होता है। तो मियोसिस फर्स्ट आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। यहाँ पे 2n स्टेज से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनती हैं। अब हम मियोसिस फर्स्ट की पर्टिकुलरली बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि कैसे काम करता है ये, इस तरीके से। ये मियोसिस फर्स्ट, अभी हम यहीं तक का डिवीजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फेज मियोसिस फर्स्ट है। इसमें क्या हो रहा है, 2n स्टेज से n स्टेज बन जा रहा है, मतलब 23 क्रोमोसोम से क्या हो रहा है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाफ नंबर ऑफ 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं। देखिए 2 डॉटर सेल बन रही है ना मियोसिस फर्स्ट के फेज में, यहीं तक है मियोसिस फर्स्ट। 2 डॉटर सेल बन रही हैं और दोनों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं। अब मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, हाफ नंबर के। इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 फेज होते हैं। एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब प्रोफेज जो होता है इसमें से सबसे बड़ा फेज होता है लॉन्गेस्ट फेज, इसके अंदर भी 5 स्टेज आती हैं। ये हमारी पहला यानी कि प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के लास्ट में होता है हमारा न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए भी एक टेक्निक आपको बताती हूँ, बट टेक्निक आप साथ साथ लर्न करते चलेंगे तभी याद होगी, ठीक है। एक ट्रिक बताती हूँ आपको इस 5 फेज को याद करने के लिए। आप इसके याद कर सकते हैं, लता जरा पानी दे दो,
ठीक है। तो लता मतलब क्या, लेप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पानी पैकिटीन, दे दो में डी से मतलब क्या, डिप्लोटीन, और डाइकाइनेसिस लास्ट में। आपको याद रखना है काइनेसिस लास्ट में हो रही है, क्लीवेज लास्ट में हो रहा है, मतलब डिसअपियरेंस लास्ट टर्मिनल फेज ये है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि याद करना है कि इन फेजेस में होता क्या है। तो इन फेजेस में सबसे पहले आती है आपकी लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, आपका बीड का फॉर्मेशन होता है। अब बीड क्या होती है, तो बीड में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है ना आपका, इसमें बीड्स बन जाती हैं। लेप्टोटीन के फर्स्ट स्टेज में बीड्स बन जाती हैं ये ऐसे, ठीक है। फिर जो आपका आता है जाइगोटीन फेज, इसमें होता है आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, सॉरी सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लेता है, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिनेप्सिस, यानी कि टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस एक क्रोमोसोम ये हो गया, और इसके साथ क्या होता है, एक क्रोमोसोम और हो जाता है इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट हो जाते हैं, एक के ऊपर एक। तो ये होता है सिनेप्सिस, मतलब दो क्रोमोसोम एक के ऊपर एक ऐसे बैठ जाते हैं, देन इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। देन आपका पैकिटीन में क्या होता है कि कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो जाना, तो व्हाट इज कियाज्मेटा, कियाज्मेटा, ठीक है, कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। यानी कि अब क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होगी, पहले क्रॉसिंग ओवर होती है फिर कियाज्मेटा फॉर्मेशन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर, देखिए क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस होगा, अब क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल क्रॉस होगा एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे होता है फिर कियाज्मेटा, एंड देन लास्ट स्टेज में डाइकाइनेसिस में होता है आपका टर्मिनेशन, मतलब ये प्रोसेस प्रोफेज की टर्मिनेशन, ये प्रोफेज की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। अब इन सारों को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, पहले आपको एक बार समझा देती हूँ। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि ऊपर की, ये मान लीजिए ये वाली जो पोर्शन है आपकी क्रोमोसोम की, अब ये है, ये जो क्रोमोसोम है इसका एक पार्ट क्या होगा, वो दूसरे से क्रॉस ओवर जाएगा। इसका मतलब कि अब क्या होगा कि आपका क्रोमोसोम का जो मटेरियल है, न्यूक्लिक मटेरियल, दूसरे वाले से ये वाला पोर्शन जो था दूसरे क्रोमोसोम का था वो इसमें आ जाएगा, और जो दूसरा क्रोमोसोम था इसके ऊपर जो प्लेस था उसमें दूसरे का चला जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा, तो उसके अंदर दूसरे वाले क्रोमोसोम का पार्ट आ जाएगा, ये मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। आधा इसका उसमें चला गया, इसका ये वाला पोर्शन कट के इसमें चला गया, और इसका ये वाला पोर्शन कट के इसमें आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। देन कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो गया। ये सब अभी डिटेल में फिर से समझेंगे, अभी आपको याद करा रही हूँ ट्रिक के थ्रू कि कैसे याद होगा। तो इस सब के लिए ट्रिक होती है, क्या ट्रिक है इसके लिए, तो एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि बीड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी क्या, ब्राइट, द ट्रिक इज ब्राइट सन, ब्राइट सन से क्या हो रहा है हमको, देखिए से आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्राइट सन से कैल्शियम का क्या हो रहा है, टर्मिनेशन। आपको याद रखना है कि वैसे तो ब्राइट सन में कैल्शियम बनेगा, बट कैल्शियम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ब्राइट सन से कैल्शियम खत्म हो रहा है, तो वो कहते हैं ना ज्यादा यूवी लाइट में रहेंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होता है, अब 9 बजे के पहले की धूप में रहिए। तो ब्राइट सन से कैल्शियम का टर्मिनेशन हो रहा है, कैल्शियम खत्म हो जा रही है बॉडी से, टर्मिनेशन हो रहा है। तो ब्राइट बी से क्या है, बीडेड स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा। देन सन से क्या हो गया है, सिनेप्सिस, ऐसे दो टेट्राड बना लिए हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है क्रोमोसोम्स में। देन कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है, इन्हीं का टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देन हमारा क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, मतलब कि अब ये स्टेप खत्म हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। एक एक करके ये चारों, इन पांचों स्टेज को हम समझेंगे। तो लता जरा पानी ला दे से ये आपको पांचों सीक्वेंस में याद रखना होगा, ठीक है। आपको नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। दिस इज द ट्रिक टू लर्न दिस। देन हम बढ़ते हैं अपना आगे स्लाइड पे। तो दिस इज द स्टेज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो पहला स्टेज होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है कि
बीडेड स्ट्रक्चर के जो हमारा क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने लगता है, देन होती है जाइगोटीन, मतलब टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप देख पा रहे हो डिटेल में देखिए, 2 है, 2 थे, 2 से 4 हो गए, यानी पेयरिंग होने लगेगी अब इनकी। फिर पेयरिंग होकर के क्या होता है, इनका क्या हो रहा है कि टेट्राड स्ट्रक्चर बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, टेट्राड कियाज्मेटा बन रहा है, देन डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि पूरा टर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा। देन पहले समझते हैं कि व्हाट इज लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन मतलब होता है, इसका लेप्टोटीन का दूसरा नाम होता है लेप्टोनिमा। लेप्टोनिमा में क्या होता है, इस स्टेज को बुकेट स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं अगर माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में प्रोफेज में एक ही प्रोफेज था, उसमें तो 2 थे नहीं, तो प्रोफेज में क्या हो रहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जा रही थी और न्यूक्लियोलस गायब हो जा रहा था, वो इस प्रोफेज के लास्ट यानी कि डायकाइनेसिस में डिसअपीयर होगा। तो पहले लेप्टोटीन की बात करते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है, लास्ट फेज में गायब होगा। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच रहते हैं। कहाँ से अटैच रहते हैं, इस न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं, दैट इज वाई। और ये न्यूक्लियस में क्या होते हैं, अभी ये थिन थे, थिन वायर जैसा था, अब ये थिक होना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा, अभी थिन वायर से, मतलब अभी बहुत थिन थे, अब ये कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो इसको ऐसे कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए रहता है, ये स्टार्ट करते हैं कंडेंस होना, तो पहले ये क्या बनते हैं, इसके पहले बीडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये बीड्स बनने लगती हैं, जगह जगह से मोटे होने स्टार्ट होते हैं और ये बीडेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, बीडेड स्ट्रक्चर बन जा रही है आपकी। और ये याद रखना है कि लेप्टोटीन के फर्स्ट फेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रोमोसोम अटैच रहती हैं इस तरीके से। और क्योंकि ये बुके जैसा अपीयरेंस दे रहा है, कि ये बुके जैसा अपीयरेंस दे रहा है, इसलिए स्टेज को बुकेट स्टेज भी बोलते हैं, BOUQUET। बुकेट स्टेज भी लेप्टोटीन को बोलते हैं, लेप्टोटीन या लेप्टोनिमा, ठीक है। लेप्टोटीन या लेप्टोनिमा को हम बुकेट स्टेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बुके लाइक स्ट्रक्चर देता है। कभी कभी ये क्या होती है, ऐसे भी हो जाती है, कुछ क्रोमेटिन्स जो होती हैं या तो एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगी, ज़्यादातर एक ही साइड से होती है, कभी कभी ये दोनों साइड से, यानी कि इसके दोनों एंड जो होगी वो इधर से भी और इधर से भी अटैच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये कुछ फूल के गुलदस्ते जैसी लगती है, इसलिए इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। देन लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं, देखिए यहाँ पे अटैचमेंट नहीं दिखाई है, ऐसा जो डायग्राम था मुझको मिल नहीं रहा था, और मिल भी रहा था तो उसमें ऐसे एग्जैक्ट फोटो नहीं मिल रही थी, तो मैंने आपको समझा दिया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इससे अटैच रहती है फर्स्ट स्टेज यानी कि लेप्टोटीन में। अब ये क्या करती हैं, कंडेंस होना स्टार्ट करती हैं, देयर मार्क इंक्रीज, न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर थिक हो रहा है, क्रोमोसोम जो अंदर हैं वो क्रोमैटिड जो है वो थिक हो रहे हैं, तो अब न्यूक्लियस को ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, अपना स्पेस वो बड़ा हो रहा है, अपनी जगह बढ़ा रहा है। देन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ होमोलॉजी सर्च, अब अपने होमोलॉगस पेयर का सर्च करने लगते हैं, मतलब आप पेयरिंग करेंगे, अब इनको पेयर चाहिए। होमोलॉगस पेयर मतलब ये जो है, ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बन जाता है लेप्टोटीन में, और ये अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच है एक साइड से। अब ये क्या कर रहा है कि इसको पेयर चाहिए, यानी कि ये अभी तो ऐसे मौजूद है, अब इसको पेयर चाहिए, ऐसे बनाने की कोशिश करेगा, दूसरा पेयर ढूंढेगा अपना ऐसे। तो ये क्या करता है, पेयर की सर्च स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि लेप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें पेयरिंग भी हो जाती है। तो दिस इज द लेप्टोटीन स्टेज। देन आता है हमारा जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जैसे जाइगोट होता है ना, तो जाइगोट में क्या होता है कि डबल हो जाता है सब चीज़। अब मतलब जाइगोट में क्या होता है कि ओवा स्पर्म आते हैं और क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है इसमें, इसीलिए यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाती है, यानी कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पहले तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ पेयर बना लेते हैं। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं कि सिस्टर मतलब बहनें, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम में ये क्या है, सिस्टर है इसकी, ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम की पेयर की सिस्टर है, तो दिस इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स या सिस्टर क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमैटिड्स। ये भी ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है। अब दूसरा क्रोमोसोम जो होगा ये है दूसरा क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम में क्या है, ये क्रोमोसोम इसकी सिस्टर है और ये क्रोमोसोम इसकी सिस्टर है, ये दोनों क्या हैं, सिस्टर्स। बट ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम जो है कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम सिस्टर नहीं है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, बट ये इसकी सिस्टर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स,
ठीक है। अब इस फेज में क्या होता है ना, सिनाप्सिस का फॉर्म होता है, यानी कि दो क्रोमोसोम बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाते हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला क्रोमोसोम क्या होगा, अब एक सिनाप्सिस फॉर्म करेंगे, मतलब ये, और इसके ऊपर जो आपका है दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल आकर के ठीक यहीं पे बैठेगा, बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो सिस्टर एक दूसरे से जुड़ गए। अब टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक के ऊपर दूसरी क्रोमोसोम क्या हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे चिपक जा रही हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पेयर भी पीछे की ओर रहेगा और वो भी ऐसे, बिल्कुल मैं आपको एक साइड से इस साइड से दिखा रही हूँ, लेकिन पीछे ये भी इससे अटैच है। तो दोनों क्रोमोसोम जो हैं एकदम अटैच हो जाते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये होता है टेट्राड फॉर्मेशन। तो अब ये सिनाप्सिस बनाना शुरू कर देते हैं। सिनाप्सिस ये जो होती है और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और ये जो पूरा बनता है इसी को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और सिनाप्सिस वो प्रोसेस है जिसमें ये दोनों आकर के दो अलग अलग क्रोमोसोम एक साथ पेयरिंग कर रहे हैं, और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो उसका फॉर्मेशन होता है इस फेज में। देन सिनाप्सिस जो होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है प्रोसेंट्रिक, यानी कि पहले सेंटर से जुड़ेगी, फिर क्या होगी बाद में आगे की ओर जुड़ेगी। तो प्रोसेंट्रिक मतलब पहले यहाँ सेंटर से जुड़ाव होता है दोनों का, दोनों आके बीच से पहले जुड़ जाती हैं, बीच से पहले जुड़ेंगी, उसके बाद जो है इनका एंडिंग जुड़ेगा। तो इसके बाद ये ऊपर की ओर ये जुड़ाव होता है। समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए प्रोसेंट्रिक में क्या होता है, पहले बीच का पोर्शन आकर के मिलता है, देन क्या होता है कि ये अभी ये अलग है, ठीक है, ये अलग रहेगा, बट पहले ये जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा इन लोगों को, प्रोसेंट्रिक में क्या हो रहा है, पहले सेंटर जुड़ता है, फिर ये साइड भी जुड़ जाती हैं इधर की, ठीक है। तो दिस इज, ये जो जुड़ाव है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस। प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस देन होता है हमारा प्रोसेंट्रिक, यानी कि पहले होता है प्रोसेंट्रिक, उसके बाद होता है प्रो टर्मिनल। तो किसी किसी क्रोमोसोम में हम देखते हैं कि प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस हो रही है, यानी कि पहले टर्मिनल्स पे एडिशन हो रहा है, उसके बाद जो हो रहा है सेंटर पे, यानी कि पहले क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे जुड़ गए हैं, अभी सेंटर अलग अलग है दोनों का, और पहले टर्मिनल एंड्स पे जो है वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जुड़ाव होता है, यानी कि ये मान लीजिए सेंटर है, ये सेंटर अलग है, अभी ये टर्मिनल एंड पे जो है इधर जाके क्रोमोसोम जुड़ चुके हैं, बाद में सेंटर जो है वो भी जुड़ जाएगा। मतलब इसके बाद क्या होगा कि दोनों सेंटर भी जुड़ जाएगा इनका, ये भी जुड़ जाएंगे और सेंटर भी जुड़ जाएगा, तब इसको बोलते हैं प्रो टर्मिनल सिनाप्सिस। यानी पहले टर्मिनल जुड़ते हैं फिर सेंटर जुड़ता है, और प्रोसेंट्रिक में पहले सेंटर जुड़ता है फिर टर्मिनल जुड़ते हैं। अब आता है रैंडम सिनाप्सिस, मतलब रैंडमली कहीं से भी जो है सिनाप्सिस शुरू हो जा रही है, मतलब दोनों चिपकना शुरू हो जा रहे हैं। तो अब यहाँ रैंडम में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो दो क्रोमोसोम है उसमें पहले यहीं बीच के पोर्शन से यहीं पहले जुड़ गए, अब इस ना टर्मिनल एंड जुड़ा है और ना ही सेंटर जुड़ा है, पहले ये क्या कर रहे हैं यहीं इसके पोर्शन से अटैच कर गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं रैंडम पोजीशनिंग, मतलब किसी भी रैंडम जगह से पोजीशन में अटैचमेंट हो गई, फिर क्या होगा ये टर्मिनल की ओर जुड़ाव शुरू होगा और सेंटर की ओर जुड़ाव शुरू होगा। इसके बाद ये पूरे तरीके से दोनों जुड़ जाएंगे एक के ऊपर एक। तो अभी रैंडम पोजीशन से जब सिनाप्सिस शुरू होती है तब उसको बोलते हैं रैंडम सिनाप्सिस, ठीक है। तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ सिनाप्सिस अकर इन दिस फेज। सिनाप्सिस मतलब होता है कि डायाड का फॉर्मेशन, ये डाई मतलब कि दो जो क्रोमोसोम्स थे वो जुड़ जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं डायाड का फॉर्मेशन, यानी कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। देन हम पढ़ते हैं पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है, दिस इज द पैकिटीन स्ट्रक्चर। तो पैकिटीन मतलब पानी लादे वाला, पी वाला पानी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिनेप्सिस जो होती है कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से आप क्रोमोसोम जुड़ चुके हैं, वहाँ पे स्टार्ट होते हैं जुड़ना, यहाँ पे पूरा जुड़ जाते हैं अच्छी तरीके से, दोनों क्रोमोसोम जॉइंट हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने क्रॉसिंग कर रखी है, मतलब सिनाप्सिस बना रखी है, वो क्या करेंगे, जुड़ना स्टार्ट करेंगे। एक क्रोमोसोम था, ठीक है, इस क्रोमोसोम को में जो क्या होगा, एक पेयर की क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। यानी कि अब ये जो दूसरा क्रोमोसोम इससे जुड़ा हुआ है वो इसके साथ क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, मतलब जेनेटिक एक्सचेंज होगा। जो बच्चों और पेरेंट्स में वेरिएशन वाला फेज आता है ना, वो इसी फेज की वजह से आता है। जैसे हर बच्चा एक दूसरे भाई बहन से अलग दिखता है, या हर बच्चा जो है अपने माँ बाप से अलग दिखता है,
एक ही जीन से आए हैं दोनों बच्चे, तो दोनों को एक ही जैसा दिखना चाहिए, बट अलग दिखता है। तो क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जेनेटिक मैटर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि दूसरे क्रोमोसोम का ये वाला पोर्शन कट के इसमें बाइंड हो जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम का मटेरियल जो है वो दूसरे वाले में बाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब इसका हिस्सा इसमें और इसका इसमें चला गया, मतलब क्रॉस हो रहा है ना, ये क्रॉस हो गया, इसका इसमें आ गया, इसका इसमें चला गया, ये वाला हिस्सा इसमें चला गया और ये वाला इसमें आ गया, तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। देन इसी के तरीके से पैकेटीन स्टेज जो है हमारा खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। देन आता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज। यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में हम देखते हैं कि जो टेट्राड बन चुका है उसमें क्रॉसिंग ओवर अच्छे तरीके से होगी। टेट्राड मतलब 4 क्रोमोसोम है ना, 2 आगे हैं, जैसे टेट्राड मतलब क्या, ये 2 पीछे था ब्लू वाला जो है और उसके ऊपर वाइट वाला है, तो 4 क्रोमोसोम जो हैं वो टेट्राड फॉर्मेशन कर चुके होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका होता है, तो मतलब डीएनए अच्छे तरीके से एक्सचेंज हो चुका है क्रॉसिंग ओवर में, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आता है जिससे ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है। धीरे धीरे ये जो है चेंजेस होते होते एक पीढ़ी ऐसी बन जाती है जो पूरी तरीके से मिलियन ईयर्स में इवॉल्व होकर के इसी तरीके से इवोल्यूशन हमारा हुआ है, जिसके लिए मियोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल है। माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मियोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इवोल्यूशन। देन सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है, अब ये जो दोनों जुड़े थे वो अलग हो जाएंगे, तो इस फेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है। देन हमारा क्या होता है कि द पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स बिगन टू पुल अपार्ट, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, इसलिए क्रोमोसोमल पेयर जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। देन हमारा जैसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने पढ़ा था ना ट्राइपैनोसोमा में, उसी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल ये अलग अलग हो जाते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई है, आपको याद रखना है, तो ये जो है एक वेरिएशन लेकर के ये क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं। देन क्या हो रहा है कि क्याजमेटा का फॉर्मेशन जो हो रहा है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा था, क्याजमेटा का फॉर्मेशन हो चुका था, तो क्याजमेटा का फॉर्मेशन होगा, यानी कि क्याजमेटा मतलब होता है कि 2 होमोलॉगस जो होते हैं, बाइवेलेंट अपीयरेंस जो होते हैं, उसमें एक या एक से ज़्यादा पॉइंट से अटैच होते हैं, यानी कि जो अटैचमेंट क्याजमेटा का फॉर्मेशन हुआ है, जो क्रोमोसोम जो है अपने वेरिएशन के साथ जो आए हैं, ये जैसे ये जो है ये ब्लू कलर का पेयरिंग ले लिया है और ये आ गया हमारा वाइट क्रोमोसोम के साथ, तो यही होता है क्याजमेटा का फॉर्मेशन, दिस इज द क्याजमेटा, ऐसा बन जाता है। इसी के साथ हमारा डिप्लोटीन स्टेज भी खत्म होता है, इसको डिप्लोनिमा के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही हर फेज, जैसे पैकेटीन है तो पैकेनिमा बोलेंगे, जाइगोटीन है तो जाइगोनिमा बोलेंगे, लिप्टोटीन है तो लिप्टोनिमा बोलेंगे। देन आता हमारा डायकाइनेसिस, इसका एक ही नाम है और ये बिल्कुल प्रोफेज फर्स्ट से मिलता है, किसके, माइटोसिस से। ये इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोलस जो होता है यहाँ पे वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो भी डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पे दिखा नहीं, आपको दिखाना होगा कि डिसअपियर हो जा रहे हैं और जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो बाहर की ओर फैल जा रहा है। देन सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अब सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के क्रोमोसोम में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्या होता है, ये पेयर्स में होते हैं ऐसे। ये क्रोमोसोम, ये एक सेल हो गई, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो मटेरियल है दिस इज द सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर जो होते हैं हमेशा डबल इन नंबर होते हैं, 2 यहाँ हैं और 2 अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोमियर हैं वो एक इस ऐसे सर्कल के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसमें से निकलती हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स आकर के अटैच हो जाती हैं और इसको 2 क्रोमोसोम्स को अलग कर लेती हैं। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि टेट्राड वजह से थोड़े एक साथ रहते हैं, तो ये जो होती हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करती हैं। एक क्रोमोसोम उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक क्रोमोसोम उधर, एक क्रोमोसोम इधर, ऐसे 46 से क्या होता है 23 इधर चले जाते हैं और 23 इधर चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है यहाँ पे। अब ये होता है सेंट्रियोल, ये देखिए 2 इधर हैं
और 2 इधर है। और इसमें से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर। एक स्पिंडल फाइबर मतलब क्या था, जो ग्रुप में निकल रहे हैं इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, और एक को हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो है हमारा, ये जैसे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। बट यहाँ पे जो ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं, पहले ये सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स। अब 2 सेंट्रियोल्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका पूरा, जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल और ये जो पूरा सर्कल है कवरिंग के साथ, इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। और ये होता है सेंट्रोमियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्रोमोसोम के बीच का मटेरियल उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसी के अंदर 2 काइनेटिक और होते हैं, एक इधर एक इधर। और इसमें क्या होता है कि, और ये होता है हमारा सेंट्रोजोम जिसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। तो 2 सेंट्रोजोम होते हैं, एक सेंट्रोजोम का पूरा इधर, एक सेंट्रोजोम इधर। और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और इसके अंदर भी 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। मतलब एक सेल के अंदर 4 सेंट्रियोल हो गया, 2 इधर 2 इधर 4। और ये पूरा जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं। तो ये होते हैं बेसिक्स। तो हमारी जो सेंट्रियोल्स होती हैं यानी कि सेंट्रोजोम्स होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो सेंट्रियोल बोल रही हूँ चाहे सेंट्रोजोम हो बोल रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। एक इस साइड चला जाता है और दूसरा अपोजिट साइड पर चला जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। तो ये होता है पूरा डाइकाइनेसिस, यानी कि ये जो डाइकाइनेसिस था, टर्मिनेशन हो रही है, प्रोफेज फर्स्ट की टर्मिनेशन हो रही है। इसके बाद जो प्रोसेस होती है इसमें, इसके बाद इसके स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो निकलते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे सेंट्रियोल्स से, और ऑर्गेनाइज होते हैं और क्रोमोसोम से अटैच होना शुरू हो जाते हैं, और पूरी तरीके से अटैच हो जाते हैं हमारे मेटाफेज में। मेटाफेज जो होता है, मेटाफेज फर्स्ट, अगर आपने माइटोसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे होता है ये फेज। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर जो आकर के अटैच हो जाती हैं, यहाँ पे अटैच हो गई हैं। और ये जो मेटाफेज में इक्वेटर पे क्रोमोसोम सारे के सारे 46 के 46 सेंटर में आगे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो एक ह्यूमन है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि मियोसिस के प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है कि दिस इज द मदर, और मदर किसे जो मैरी करते हैं यानी कि फादर, ठीक है। तो मदर फादर होते हैं, और हर बच्चे के अंदर इनका होगा एक चाइल्ड, और हर बच्चे के अंदर कितने, हर पर्सन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 46 46। और एक बच्चे के अंदर जो भी जीन्स आती हैं ना, वो उसके माता पिता से ही आती हैं, यानी कि 23 इसके मम्मी से आएंगी और 23 इसके पापा से आएंगी। अब ये 46 से 23 हो कैसे रहे हैं, तो ये हो रहे हैं मियोसिस के द्वारा। अब 23 और 23 मिलके कितने बना लेंगे, 46, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो रहा है कि मियोसिस होनी ज़रूरी है। मदर में क्या बनेगा, ओवा, इसकी गैमेट है ना, मैंने बताया था गैमेटिक सेल में क्या हो रही है, गैमेट है, कौन सी है, ओवा। मैंने बताया था कि गैमेट्स में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कि यानी कि हाफ नंबर हो जाते हैं जर्म सेल्स में, और ये गैमेट यहाँ पे स्पर्म बनता है। स्पर्म में कितने हो जाते हैं, 23। दिस इज द स्पर्म, स्पर्म इज ऑल्सो अ गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन में मैंने बताया था क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो मदर है उनको कौन, नाना नानी जानते हो आप, क्योंकि इंग्लिश में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही बोलेंगे, तो पैटर्नल और मैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उतना लिखने से अच्छा मैं लिख देती हूँ नाना, नाना और नानी, ठीक है। इनसे इनका कैरेक्टर आया होगा, मतलब इनके में से क्रोमोसोम आए होंगे और इनके में से क्रोमोसोम आए होंगे, 23 नाना से और 23 नानी से। देन पापा में कहा है दादा और दादी से, तो दादा से कितने आए होंगे, 23, और दादी से कितने आए होंगे, 23, ठीक है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 46 इन नंबर है ना, वो किस वजह से आ रहा है बच्चों, तो इसमें 46 जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें से 22 यानी 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स। पेयर्स क्या हो रहा है, पेयर्स किसको बोलते हैं, तो ये हो गया एक क्रोमोसोम और ये हो गई इसकी पेयर, तो ऐसे एक पेयर हो गई, ये एक पेयर है। ऐसे कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स, यानी कि क्रोमोसोम अलग अलग कितने हो गए, 46, ठीक है। तो ये 23 पेयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे, ये एक पेयर है, ऐसे ही 23 होते हैं। इसमें से भी 22 क्या होते हैं, हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और क्या होता है इसमें से 22 पेयर्स।
अब बोल रहे हैं मैम आप 23 क्या कर दिया, तो आपको भी पता है कि 23 क्या होते हैं। तो 23 यानी कि 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन करता है। यानी कि अगर यहाँ पे मदर है तो मदर के केस में क्या होगा, एक्स और एक्स सेम होगा। मदर कैसे होती हैं, सेम क्रोमोजोम रखती हैं, ठीक है। अब जैसे मदर क्या होती हैं कि आपको प्यार ही करेंगे किसी भी कंडीशन में, लेकिन फादर के अंदर 2 क्रोमोजोम यानी 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोजोम्स, और 1 पेयर कितने होता है, सेक्स गैमेट, है ना, यानी कि सेक्सुअल क्रोमोजोम 1 पेयर। अब पेयर ये जो होता है इसमें क्या होता है, एक्स और वाई। अब ये एक्स जो है वाई, मतलब फादर क्या करते हैं, आपको कभी गुस्सा भी कर लेते हैं और कभी क्या करते हैं, प्यार से भी बात कर लेते हैं, जब जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे आपको ट्रीट करते हैं। तो ये एक्स और वाई होता है, और मम्मी में दोनों एक्स होते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चों में क्या देती हैं, बीमारियाँ अपने कैरी करके चलती हैं और बाकी बच्चों को ट्रांसफ़र कर देती हैं। इस तरीके से जो हमारा पूरा मियोसिस है वो काम करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसमें क्या हो रहा है, मेटाफेज में आप देख रहे हो कि ये क्या है, माइटोसिस से अलग है। माइटोसिस में क्या होता है कि 46 के 46 ट्रांसफर हो रहे हैं, बट गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस हेल्प करता है, तो 46 से 23 हो जाते हैं, ताकि जो चाइल्ड है उसमें 46 हो जाए। नहीं तो इधर से भी 46 आएंगे, इधर से भी 46 आएंगे, तो ज़्यादा क्रोमोजोम आ गया तो क्या होगा, उस बच्चे में क्या हो जाएगी, बहुत सारी एनॉमली हो जाएगी। एक भी आगे पीछे हो जाता है तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब केसेस देखने को मिलते हैं आप लोगों को, जो कि आपने एनसीईआरटी में 12th में पढ़ ही रखा है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में। तो मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम बिल्कुल सेंटर में अरेंज होते हैं इस तरीके से। और ये क्या हो रहा है, देखो क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं आप, ये ब्लू है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन रेड है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, यानी कि पूरा फेज यानी कि प्रोफेज से आ गया। मेटाफेज में ये सेंटर में इक्वेटर में अलाइन हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर, देखिए स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पे अलग भी है चीज़ें माइटोसिस से, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे आपको एक एक प्रोसेस। तो मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और ये क्या होता है, अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। अब हम माइटोसिस के केस में क्या देख रहे थे कि माइटोसिस में ऐसा नहीं हो रहा था। माइटोसिस में ये जो क्रोमोजोम्स थे, यानी कि जैसे एनाफेज है वो तो सेम होता है, इक्वेटर पे ही अरेंज हो जाते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं क्रोमोजोम, जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं और इनको अपोजिट साइड डायरेक्शन से अच्छे तरीके से अटैच कर लेती हैं सेंटर पोजीशन से। यानी क्या होता है, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स दोनों के अटैच हो जाएंगी हर क्रोमोजोम के। इसके बाद क्या होता है कि अगला फेज आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में हम देखते हैं कि क्या होता है, क्रोमोजोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींच लिया जाता है। ये जो है एनाफेज, अब देखिए डिफरेंस क्या है, ये हमारा माइटोसिस का एनाफेज है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ माइटोसिस का एनाफेज है, और ये हमारा मियोसिस का एनाफेज है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोम नंबर हैं, यहाँ पे एक क्रोमोजोम ऐसे प्रेजेंट था और एक क्रोमोजोम ऐसे प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये दोनों, एक क्रोमोजोम इस साइड चला जाएगा, एक क्रोमोजोम इस साइड चला जाएगा, बट यहाँ पे ये मियोसिस बना दिया मैंने, दिस इज मियोसिस। अब माइटोसिस के केस में क्या होता है कि माइटोसिस में यहाँ पे जो क्रोमोजोम नंबर रहती है वो बिल्कुल एक ही से अटैच होगी। अब इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, ये सिस्टर है ना, तो ये सिस्टर इस सिस्टर से अलग हो जाएगी। यानी क्या होगा कि यहाँ पे एक पेयर इधर चला आएगा और एक पेयर इधर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये है, मुझे हाफ पार्ट से डिवाइड करोगे तो एक इधर चला जाएगा। 46 ऐसे पेयर है तो 46 इधर भी आधे चले जाएंगे, 46 आधे इधर भी चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन होती है माइटोसिस के केस में, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाते हैं। ऐसे ही जितने क्रोमोजोम्स होंगे एक पेयर इधर और एक पेयर इधर चला जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि 46 ऐसे यानी 23 पेयर्स अरेंज होंगे, एक पेयर का पार्ट इधर चला जाएगा, एक का इधर चला जाएगा, तो 23 इधर चले जाएंगे और 23 इधर चले जाएंगे। तो ये होता है एनाफेज में। एनाफेज फर्स्ट है और ये एनाफेज है इसका, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रही हैं, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रही हैं, ये इसकी सिस्टर नहीं है, ये दोनों अलग हो जा रही हैं। तो ये होता है हमारा एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स में। स्पिंडल फाइबर्स बहुत तेजी से क्रोमोजोम को खींचना शुरू करती हैं और दूसरे अपोजिट पोल्स पे लेकर के चली जाती हैं। तो एक क्रोमोजोम इस साइड चला जाता है और एक क्रोमोजोम इस साइड चला जाता है। क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है तो ये क्या हो रहा है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन के साथ जाता है। मतलब जो पेयर इधर जाएगा वो पेयर एग्जैक्टली उधर नहीं जाएगा। देख रहे हो आप कि ये क्रोमोसोम पर्पल कलर का है और ये रेड कलर का है। अलग अलग कलर से दिखाने का मतलब है कि इनके अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग जीन्स हैं, अलग डीएनए है
और जो भी जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी रेड जा रहा है, बट इसका जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है, उसमें चेंजेस है, यानी कि उसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है। बट इस वाले क्रोमोसोम में यहाँ का पोर्शन जीन्स पे गायब हुआ है, यहाँ पे जो कैरेक्टर थे वो गायब हुए और उसमें दूसरा कैरेक्टर आ गया है। तो इस तरीके से ये चेंज लेके चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आई कलर का है तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब जो बच्चा होने वाला है उसका मदर से क्या आ गया, उसकी आई ब्लैक हो गई और बाकी जो फादर के कैरेक्टर होंगे, जैसे लंबा हो सकता है बच्चा, इस वाले केस में अगर ये वाला क्रोमोसोम जाता है तो फिर क्या हो सकता है, ये वाला दूसरा कैरेक्टर रखेगा कि आई ब्लू होगी या पर्पल होगी या ग्रीन होगी, या फिर मदर की हाइट छोटी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है कि फेयर कलर हो सकता है, बाल की स्ट्रेंथ कैसी होगी। ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे क्रोमोसोमल वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट डायरेक्शन में इनको खींच लेते हैं और क्या होता है, अपोजिट पोल्स पे आप क्रोमोसोम बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। देन क्या होता है, क्रोमैटिड्स रिमेन अनलाइक माइटोसिस। तो अनलाइक माइटोसिस की तरह नहीं होता है, मैंने बताया आपको माइटोसिस की तरह नहीं होता है। दो क्रोमोसोम जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड जो होती है वो यहाँ पे अलग नहीं होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं, बल्कि वहाँ पे अभी हम देख रहे थे माइटोसिस के केस में सिस्टर क्रोमैटिड जो थी, सिस्टर क्रोमैटिड्स ये इसकी सिस्टर थी, वो अलग हो जाती है माइटोसिस के केस में, लेकिन यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रही हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ मियोसिस एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस। देन हम पढ़ते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में भी क्या हो रहा है कि ग्रूव का फॉर्मेशन होने लगता है और दो जो एकदम ये वाला फेज बिल्कुल अपोजिट होता है डायकाइनेसिस की, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब रीअपियर होगी, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, यानी एक सेल के अंदर दो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। अब सेल को जैसे ही खबर मिलती है कि भाई हमारे अंदर क्या हो रहा है कि विवाद चल रहा है दो भाइयों के अंदर, दो न्यूक्लियस अलग अलग किचन बना लिया है, तो कहते हैं सेल जो होता है, मतलब इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि इतनी लड़ाई करने से अच्छा एक घर के अंदर दो घर अलग अलग क्यों नहीं बना लेते। तो दो सेल जो हैं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ये सेल थी एक, इसके अंदर दो न्यूक्लियस हो गया। जैसे ही साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस का रेशियो वेरी करता है, सेल को खबर मिल जाती है कि अंदर क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, और सेल क्या करता है, ग्रूव फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये जो सेल है वहां से क्या होने लगेंगी, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है इधर से कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू करता है और क्या बना लेता है, हमारा ग्रूव्स बना लेता है, मतलब गड्ढे होने लगते हैं इधर उधर से यहाँ पे। और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाती है और न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, रीअपियर कर जाता है। वहाँ पे डिसअपियर था डायकाइनेसिस में, यहाँ रीअपियर होगा। देन इसी के साथ जो क्रोमैटिड्स होती हैं और कंडेंस हो जाती हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन और क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। देन हमारा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब डिवीजन। इसके पहले जो भी हम पढ़ते प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो सारे थे कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें हो रही थी, मतलब एक घर के अंदर ही सब काम हो रहा था। बट अब घर अभी क्या हो रहा, लड़ाई हो रही थी, पटका पटकी हो रही थी, सब घर के अंदर हो रहा था। अब घर अलग कर देंगे, मतलब एक भाई दूसरे घर में रहेगा, दूसरा भाई दूसरे घर में रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल का डिवीजन हो रहा है। ये सेल ऐसे ग्रूव जो बनाई थी वो बिल्कुल ग्रूव एकदम बढ़ जाएगा और दो सेल बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो होता है ग्रूव बनते बनते दो सेल एकदम अलग अलग हो गई और दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस था वो तो बन गया था, अब बाहर साइटोप्लाज्म के साथ दो सेल बन जाएंगी। तो दिस इज द साइटोकाइनेसिस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यानी ये तो आपका मियोसिस फर्स्ट, देन आता है आपका मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम नंबर थी, यहाँ पे देखिए हाफ हो गई थी, यहाँ 4 है तो यहाँ दो आ गई हैं, यानी कि 46 होंगी तो यहाँ 23 आ जाएंगी। तो इसके साथ जो आपका मियोसिस फर्स्ट है वो खत्म होता है। मियोसिस सेकेंड में देखते हैं कि क्या होता है। तो मियोसिस सेकेंड में यही जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो जाएंगी। देखिए 4 था, 4 में से एक इसका हाफ इस साइड चला गया और इसका भी हाफ इस साइड चला गया, देन इसका हाफ इधर और इस वाले क्रोमोसोम का भी हाफ इधर चला गया। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आते हैं हमारा फेज यानी कि मियोसिस सेकेंड पे। मियोसिस सेकेंड में पहला फेज क्या होता है, यहाँ होता है प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस की कवरिंग और न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस होने लगते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ से जो बन के आए थे उन दोनों सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि सेकेंड फेज आती है यानी कि मेटाफेज के बाद क्या, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल इक्वेटर पे यानी कि सेंटर में प्रेजेंट हो जाते हैं। इस सेल में भी सेंटर पे आ जाएंगे, इस सेल में भी सेंटर पे आ जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स यानी कि जो हमारी क्रोमैटिड्स थी वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो जाती हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो जाते हैं, उसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगते हैं। ये जो फाइबर्स है जो निकल रहे हैं अटैच होने के लिए उसको कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये क्रोमोसोम के सेंटर से यानी कि सेंट्रोमियर से जाकर के अटैच हो जाते हैं स्पिंडल
फाइबर्स हर क्रोमोसोम के क्या होता है, सेंटर पोजीशन से जाकर के अटैच होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या होगा, ये है सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का ये होता है सेंट्रोमियर, और ये होते हैं, इसमें से निकलती है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। तो एक तरफ से इधर से अटैच होती है और एक तरफ इधर से अटैच होती है। इसी को बोलते हैं क्या, हमारा क्या है, ये सेंट्रोजोम, और ये है सेंट्रोमियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्रोमोसोम के बीच में है सेंट्रोमियर और यहाँ पे क्या है, ये है सेंट्रोजोम्स। जैसे ही अटैच होता है दोनों साइड यही केस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है कि ये क्रोमोसोम्स एनाफेज में अलग अलग हो रही हैं। आपको देखें ये बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है माइटोसिस की तरह, इसीलिए इसको भी इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, मियोसिस सेकेंड को। यानी कि यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम्स अलग हो रहे थे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रही थी, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रही है। बिल्कुल कैसा हो रहा है, माइटोसिस के एनाफेज की तरह सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हमारी क्रोमोसोम थी ना, तो क्रोमोसोम में एक पेयर कैसा था, बिल्कुल ऐसा था, ठीक है, ऐसा प्रेजेंट था ना, एक इसने क्रॉसिंग ओवर कर रखा था एक पैर, और दूसरा क्रोमोसोम जो था वो कैसा था, वो ऐसा था। इसमें क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, जेनेटिकल मैटर एक्सचेंज हो चुका है, तो ये ऐसे हैं। अब यहाँ से क्लीवेज होगी और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक इधर चली जाएंगी। तो इस केस में आप देखोगे कि हो क्या रहा है कि एक क्रोमोसोम तो इसमें कैसा आ रहा है, पर रेड कलर का, इस साइड एक कैसा आ रहा है, रेड कलर का, यानी ये है। फिर एक कैसा आ रहा है, ये वाला पेयर, यानी कि ब्लू कलर का, तो एक ब्लू कलर का आ रहा है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हो, इधर जो क्रोमोसोम गया है उसमें कैसा है, ये जो क्रोमोसोम ये वाला पेयर गया है इस साइड वाला, उसमें ये पेयर तो ऐसा है, बट दूसरा पेयर क्या है, यहाँ पे पिंक कलर का आ रहा है ना। यहाँ पे क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है। और दूसरे वाले में भी आप देख रहे हो कि इधर ये वाला पोर्शन गया है, यानी कि एक ऐसा है और दूसरे का पेयर, दूसरे का जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा हो गया है। तो ये तो नॉर्मल गए हैं एक साइड वाले, ये वाले, और ये इधर क्या है, क्रॉसिंग ओवर के। तो आप देख पा रहे हो कि हर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग है। ये पूरा पर्पल है, इसमें थोड़ी सी चेंज है, ये पूरा रेड है, इसमें थोड़ी सी चेंज है। तो ये हर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग है, और हर जो क्रोमोसोम का जो हर सेल होगी उसमें हर अलग क्रोमोसोम जाएगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर बच्चा एक बच्चे से दूसरे बच्चे से अलग होता है। कौन सा पेयर हर बच्चे में जाएगा वो वेरी करता है। इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी एक दूसरे जैसे दिखते हैं, किसी किसी केस में आइडेंटिकल ट्विंस, लेकिन जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो भी एक जैसे नहीं दिखते। तो इस वजह से नहीं दिखते हैं कि जो दो सेल्स बनती हैं, वो जो मदर सेल से दो सेल्स बनती हैं, दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रोमोसोम जो होता है बिल्कुल अलग दिखता है। फिर क्या होता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में चल गया, जैसे ही जाता है फिर क्या होता है, टीलोफेज, यानी कि अब क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है यानी कि न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। देन एक सेल, यानी कि अभी तो ये न्यूक्लियस के अंदर सारा काम हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर जो होना था हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। अब होगी साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन। अब ये जैसे ही न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो वेरी करता है, यहाँ पे क्या होता है, दो सेल बन जाती है। अब देख रहे हैं हम कि कोई किसी में कैसा क्रोमोसोम आ रहा है, पर्पल वाला, ठीक है, और ये क्या है, 23 पेयर्स ऐसे आ रहे हैं, और किसी में हम देख रहे हैं कैसा आ रहा है, ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है। किसी में हम कैसा देख रहे हैं, कैसा क्रोमोसोम आ रहा है, इस वाले सेल में ये है, और इसका पार्ट हाफ कैसा है, ऐसा, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यानी कि यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम आएगा, ये जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके से हर सेल में अलग क्रोमोसोम जा रहा है, हर कैरेक्टर उसके हर क्रोमोसोम में अलग कैरेक्टर है। इस तरीके से जो हमारा है मियोसिस कंप्लीट होता है, जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट होता है इनटू आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट रिजल्ट्स इनटू इवोल्यूशन। देन व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, यहाँ मियोसिस होगा कि मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज यूज एंड हाउ इट इज यूज एंड वेयर इट इज यूज। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, कहाँ काम आता है ये हमारे। तो सबसे पहला यूज है कि ये गैमेटिक सेल्स के फॉर्मेशन में काम आता है, गैमेट्स बनाने के काम आता है। देन ये वेरिएशन लाता है, यानी कि इवोल्यूशन करता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन, जैसे हमारा सेल है, ये सेल बिल्कुल इस सेल की तरह दिख रहा है, ये पूरी सेल जितनी है डिवीजन के बाद एक जैसी दिख रही है, बट हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है मियोसिस की वजह से। तो ये क्या लाता है, वेरिएशन लाता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करता है, क्रॉसिंग ओवर लाता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है।
देन मियोसिस से क्या होता है, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बन जाती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या देख रहे थे, हैप्लॉयड तो हैप्लॉयड ही बन रही थी, या क्या होता है ज़्यादातर केस में क्या होता है कि 2n से 2n के केस यानी डिप्लॉयड से डिप्लॉयड की केस ही बनती है माइटोसिस में। यहाँ क्या हो रहा है, हैप्लॉयड बनता है डिप्लॉयड से, ये आपको याद रखना है कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड की कंडीशन बनती है। देन ये क्या होता है कि सेग्रीगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि आपने जैसे मेंडल का लॉ पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर क्रोमोसोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और क्या है, इट रेस्ट्रिक्टेड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नंबर एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज। स्पीशीज की स्टेबिलिटी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वेरिएशन आए उसमें, हर जो पर्सन है वो दूसरे से थोड़ा सा उसमें वेरी करे। जैसे हर जो शेर होता है ना या टाइगर होता है ना, तो हर टाइगर जो होता है उसके ऊपर जो धारियाँ होती हैं, या हर जो जैबरा होता है उसके ऊपर जो धारियाँ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे हर पर्सन का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होता है, हर पर्सन का चेहरा एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही हर शेर की धारी भी एक दूसरे से अलग होती है। तो ये इसका रिजल्ट कौन है, मियोसिस की वजह से ऐसा होता है। तो ये हमारे स्पीशीज़ में स्टेबिलिटी लाती है। देन मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जब एक्सचेंज होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी गलती भी हो सकती है और उसमें क्या होता है, वेरिएशन जो होता है बुरा भी हो सकता है, कभी कभी वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है, जिससे इवोल्यूशन होता है, यानी कि आने वाली पीढ़ी क्या होती है, कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो क्रोमोसोम अच्छा होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है, उसमें ऐसे ऐसे चेंजेस होते जाते हैं जो अडाप्शन के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, और हर पीढ़ी में ऐसा क्रोमोसोम आता जाता है जो पहले वाले से थोड़ा डिफर करता है, और एट लास्ट ऐसी स्पीशीज तैयार हो जाती है आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर कि हम देखते हैं कि इवोल्यूशन हो गया। जैसे हम पढ़ रहे थे कि पॉरीफेरा जो थे वहाँ से प्रोटोजोआ से लाइफ स्टार्ट हो रही है, मोनेरा से स्टार्ट हो रही है, बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रही है, और अब जाके मैमल्स बन गए हैं। मैमल्स कैसे हैं, ह्यूमंस क्या हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जन्म तो कहते हैं अल्टीमेटली वहीं से जो है इवोल्यूशन होते होते आया है। तो ये मियोसिस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।